हेलो बच्चों। तो आइए 10th क्लास के साइंस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि हमारा है सेट नंबर 31/4/3। ठीक है, इस सेट का हम आज सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसमें एक सेट ध्यान से देख लेना, कभी आप कंफ्यूजन में ए बी सी डी में अपने आंसर गलत कर लें। ये जो सेट में आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसी का ये पूरा सॉल्यूशन सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, समझ भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू का, उसका ऑप्शन ए, दूसरे का भी ए, तीसरा सी, चौथा ए, पांचवा बी, डी, डी, सी, बी, बी, सी, बी, डी, डी, सी, 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 बी, ए। ये 20 के 20 के आपके आंसर थे एमसीक्यू में। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको गौर से दिखाई दे तो ये वाला सेट है। ठीक है, इस सेट के आंसर हैं ये। सेट में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि सेट नंबर आपके अलग है। चलिए मैं एक बार को अगर कहो तो आपको दिखा भी देता हूँ कि किस सेट का है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें ज़्यादा वो नहीं है जी। ये सेट है आपका। ठीक है, देखो मैं फिर से क्वेश्चन सही तो ओपन कर लेता हूँ, एक सेकंड के लिए, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो इसके आंसर मैंने बोले हैं। ठीक है, ये जो सेट है आपका, यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, इस सेट से इसका ए, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका सी, फिर ए, एक बी, फिर यहाँ पर डी, फिर डी, फिर आपका जो है सी ऑप्शन है, यहाँ पर भी सी है, फिर ये वाला जो है बी है, ये वाला सी है, यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, और ये जो है आपका इसमें क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर डी करेक्ट है, यहाँ पर बी सॉरी सी करेक्ट है, और यहाँ पर आपका सेकंड करेक्ट है। इन दोनों में एक ओम आएगा, और यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन लगेगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन लगेगा, और इन दोनों में ए ऑप्शन लगेगा। तो ये थे, मैंने एमसीक्यू आपको एक बार इसलिए दिखा भी दिए थोड़ा, और मैंने डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस समय आपको सिर्फ इनके आंसर जानने हैं, डिटेल अगर चाहिए तो डिटेल भी डाल देंगे, डिटेल में भी कोई। अब हम स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चन नंबर 21 का। जो ए और बी पार्ट है, इन दोनों में से कोई एक पार्ट आपको करना था, 2 नंबर का था। ठीक है, चलिए तो अपनी आंसर की पर ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमने आंसर डिस्कशन नहीं किया है, पूरी डिटेल डाली है कि किस तरह से आपकी डिटेल है। देखिए, इसमें क्वेश्चन था आपका 21 के ए पार्ट में। ठीक, 21 का ए पार्ट था कि वी नीड वाटर सॉयल प्लांट्स। So water is essential for the germination of seeds, growth of plant roots, nutrition, और जो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सॉयल ऑर्गेनिज्म। ये इसका आंसर था। कुछ और रिलेट भी लिख दिया होगा तो भी आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा भी जा सकता है। मोड पूछा था इसमें कि नेम द टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक, कहा है इट इन्वॉल्व्स इन digestion and ejection of the food material. Amoeba does not have any specific या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। ये इसका आंसर था। बहुत दोनों तीनों चीजें लिखी होंगी तब आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 पार्ट में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का जो था, उसमें पूछा था आपसे कि जब सॉप को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो जो मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर फॉर्म होगी उनको बताइए, और उनको ड्रॉ करके भी दिखाइए लेबल डायग्राम के साथ। तो देखिए, जब आप सॉप को डिसॉल्व करते हैं तो आपका क्या होता है, मैनी जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, एक साथ आकर के क्या बनाते हैं, माई सेल्स बनाते हैं। ये उन माई सेल्स का स्ट्रक्चर है। अगर आप इसमें जानेंगे तो आपको पता है ये वाला पार्ट जो है, ये आपका हाइड्रोफोबिक है, और ये वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक है। ये वाला पार्ट जो है, ये ऑयल, डर्ट, ग्रीस इनसे अट्रैक्ट होता है, और ये वाला पार्ट वाटर से होता है। जिसने ये बनाया होगा उसको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लिख करके अच्छे से जिसने लिखा होगा, इसीलिए हमने ये पूरा लिख भी दिए हैं। अगर चाहते तो शॉर्ट शॉर्ट में, लेकिन वहां उस समय उतनी जल्दी डिस्कशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा था कि अगर 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड को आप क्या कर दें, हीट कर दें, ठीक, क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में, तो उसने पूछा है तो जब NaCl आपका रिएक्ट करेगा H2SO4 से, तो वो एक तो Na2SO4 और HCl बनाएगा। फिर उसने पूछा था कि अगर ये जो बनी है ये गैस आपकी ड्राई लिटमस के साथ और वेट लिटमस के साथ अगर रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ तो नो रिएक्शन आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ ब्लू लिटमस जो है टर्न हो जाएगा रेड में, और इसके वजह से इसका नेचर पता चलता है कि ये एसिड है।
ये तीनों बातें लिखनी थी इसमें, ठीक है, ध्यान से तीनों पार्ट लिखने थे। इसके पार्ट में और भी था एक, कहा था कि सब मेटल रिएक्ट विद, ठीक, एसिड टू प्रोड्यूस, अगर कुछ मेटल, इसमें देखिए क्या है, कोई भी रिलेवेंट आंसर आपका हो सकता है। भाई यहाँ मेटल है तो वो सारे मेटल आएंगे जो आपके रिएक्टिव मेटल है जो रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर Mg लिया है, HCl लिया, MgCl2, फिर उसने ये भी पूछा था कि हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। आपको मालूम है कि ये क्या करती है, पॉप साउंड के साथ इवॉल्व होती है, इस गैस को टेस्टिंग की जाती है। इतना आंसर आपको इसमें लिखना था। बहुत बढ़िया तरीके से देखो आपने लिखा होगा, उम्मीद है। पेपर को मैं बिल्कुल इजी तो नहीं कहूँगा अगर मेरे व्यूज आप जानना चाहते हो, लेकिन जो अच्छे बच्चे थे, पढ़ने वाले होते हैं, देखो उनके लिए तो इजी ही रहता है। मैं उनके बारे में भी सोचता हूँ तो वीक है, तो वीक बच्चों के हिसाब से ये बहुत इजी पेपर नहीं था, मॉडरेट पेपर था, बस ये कह सकते हैं। 24 उनको डर लगेगा कि भाई हम कहाँ पहुँच रहे हैं, पासिंग में हैं कि नहीं है, वो ये सोचेंगे। इसमें कहा था आपसे उसने क्वेश्चन नंबर 24 में कि एक्सप्लेन हाउ इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, तो इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इन द प्रोजेनेसी इज ensured by the equal inheritance of chromosomes from each parents, ठीक है। ह्यूमन possess 23 pairs, ये पूरी बात आपने लिखी दी होगी इसमें, और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन एक्स एंड वाई, ये पूरा यहाँ पर आपको ये आंसर उसका लिखना था, क्योंकि ये था आपका 2 मार्क्स, तो इसको आपके पार्ट 1+1 में दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 था। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 25 है ये आपसे बोल रहा है क्या, ये कि कहा है इसमें कि व्हाट वुड हैव बीन कलर्ड इन द स्काई, अगर अर्थ पर कोई और एटमॉस्फेयर ना हो तो जस्टिफाई करिए अपने आंसर को कलर के स्काई का। तो विद नो एटमॉस्फेयर ब्लैक, जो बैकग्राउंड स्काई है वो वुड बी ब्लैक बिकॉज ऑल लाइट फ्रॉम द सन एंड अदर्स सोर्सेज would follow straight path to our eyes, ठीक है, स्कैटरिंग कुछ होगी नहीं तो हमें क्या है, ब्लैक ब्लैक ही दिखाई देगा, ये इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 26 भी फिजिक्स का ही था आपका। इसमें पूछा था आपसे रेजिस्टेंस निकाल, तो आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, रो एल ऑन ए, वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद क्योंकि इसमें तो ये वाली वैल्यू है ये 2 mm में दी थी, तो इसको आपने कन्वर्ट करना था, कि जैसे ही हम इसको एम में कन्वर्ट करेंगे, देखो ध्यान से, तो ये आपकी जो पावर है 3 प्लस में हो जाएगी, ऊपर आके 3 ही है, टोटल 6 पावर, तो यहाँ पावर माइनस बचेगी। इसको आप क्या है जब अपॉन 2 से, सॉरी, हाँ, पावर 6 -2, ठीक है, तो ये आपका लगभग 80 ओम के आसपास आएगा। क्लियर, कितना आएगा, 80 ओम के आसपास, या मे बी, आई थिंक मुझे लग रहा है कि भाई 0.2 इंटू 10⁻⁻2 बचती है, तो 2 इंटू 10⁻³ ओम, ठीक है। एक बार इसको सही से कर ले, मैंने थोड़ा सा शायद इस पावर को प्लस मान करके ऑपरेट किया है, -2 बनेगी, ठीक है। ऊपर कितनी थी, -8, हाँ ठीक है, ये बनेगा, लगभग ये नहीं बनेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर था हमारा 27 में था डिफाइन करना था टर्म ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन, ये भी फिजिक्स थी। तो एबिलिटी ऑफ आई लेंस एडजस्ट इट फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ आई, ये हम जानते ही हैं। और इसमें जो आपका रोल करती है वो कौन सी करती है, सेलरी मसल्स करती है, ठीक है। इसमें ये भी पूछा था कि अगर ऑब्जेक्ट को दूर से देखेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली क्या है, सिर्फ हमारी सेलरी मसल्स जो हैं वो लेंस को पतला और मोटा करती हैं, ठीक है। आप दूर रखो या पास रखो, वो जो बीच की डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहती है, इस बेस पर इसका आंसर देना था, हमने भी पूरा लिख दिया। यहाँ पर देखो, व्हेन वी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई टू सी द क्लोज डिस्टेंस ऑब्जेक्टली ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन, उससे ही हम देखते हैं, तो इसलिए कोई रिजल्ट इस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर वो पूछता कि लेंस के साइज पर क्या फर्क पड़ता है, तो तब आप उसको देख बताते कि मोटा और पतला हो जाता है, और इसको मोटा पतला करने में सैलरी मसल्स इसका रोल प्ले करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 केमिस्ट्री से था ये आपका। इसमें आपसे पूछा था उसने क्या, ठीक है, कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, दिया है क्वेश्चन, पढ़ रहा हूँ, कि वहाँ बार बार पीडीएफ खोलने में टाइम लगेगा। तो भाई उसने आपसे कहा था कि इथेनॉल अगर हमारा किससे रिएक्ट करे, इथेनॉइक से, तो क्या बनेगा, ईस्टर आपका फॉर्म्ड होता है,
क्लियर? ये हमें मालूम ही है, साथ में H2O निकल जाता है। अगर यही रिएक्शन उल्टी करके लिखी जाए किसी बेस के प्रेजेंस में, तो फिर से आपका इथेनॉल और इथेनॉइक बनते हैं। अगर इथेन उन्हें नेक्स्ट थर्ड में पूछा ना, फॉर्मेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथेनॉल, अगर हम इथेनॉल को H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H रिमूव हो जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू यहाँ से आपका क्या है, वाटर निकल जाता है, और ये जो वाटर निकलता है ये 413 केल्विन पर निकलता है टेम्परेचर, लिख सकते हैं, ठीक है जी। अगर 10th के बच्चे ने टेम्परेचर नहीं भी लिखा होगा तो उतना वो नहीं करेंगे यार। 29 में कहा है कि स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसके पास एक सीट है, वो परफॉर्म कर रहा है, मैग्नेटिक पार्टिकल डाल, आयरन पार्टिकल डाल के किसी सीट पर मैग्नेटिक उससे, तो उसमें पूछा है पहली कंडीशन में कि वाई डू आयरन फिलिंग अरेंज इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, क्यों होती हैं? क्योंकि दे एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लगाई है ना उसने, बार मैग्नेट लगाई है, तो आपको पता ही है बार मैग्नेट में क्या होगा, फोर्स की वजह से क्या होंगी, एक अरेंज हो जाएंगे एक पैटर्न में। एक बी पार्ट में उसने पूछा था व्हाई डज क्राउडिंग ऑफ आयरन फिलिंग एट द एंड ऑफ द मैग्नेट इंडिकेट, किसको इंडिकेट करेंगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंडिकेट करेंगी। अगर किसी ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी लिख दिया होगा तो भी पूरा सही है। ये रही, देखो दिखा भी दिया हमने इस फिगर में। सी पार्ट में उसने पूछा था, ठीक है, आपका जो है कि व्हाई डू लाइंस अलोंग विद आयरन फिलिंग अलाइन रिप्रेजेंट, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप दिखा सकते हैं ऐसे ऐसे करके, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगी। और उसने डी पार्ट में आपसे पूछा था कि अगर एक वायर लूप ऐसे गोल करके ऐसे करके लिखा लगा दे तो कैसे रिप्रेजेंट होंगी, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखानी थी। बच्चों 3 नंबर में था ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें पार्ट 4 थे, तो शायद कोई 2 पार्ट इसमें हाफ हाफ मार्क्स के होंगे। अब वो कौन से होंगे भाई, ये तो बोर्ड ही बता सकते, ठीक है, क्योंकि उनने यहाँ पर पेपर में तो लिखा नहीं, उनने तो 3 लिख दिया, मार्किंग स्कीम में वो लोग पूरा लिखेंगे कितना। 30 क्वेश्चन जो है ये आपका था बायो से। इसने कहा था नेम एनी टू पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अदर देन हाइट यूज मेंडल एक्सपेरिमेंट। देखो मेंडल ने 7 लिए थे, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक, चौथा, पांचवा, छठा, इनमें से जोन से भी आपने 2 लिख दिए होंगे उसके एक्सपेरिमेंट, वही करेक्ट है। अब ये नहीं कि सर मैंने तो ये 2 लिखे मेरे सही जाएंगे, नहीं जाएंगे, सबके सही जाएंगे। जो एक्सपेरिमेंट है, पॉड कलर, फ्लावर कलर, प्लांट साइज, ये सब ठीक है। ठीक, हाइट को लेकर के जो है अदर देन हाइट की बात की, तो ये पूरा आपका उसमें आ जाएंगे एक्सपेरिमेंट। इसी के बी पार्ट में जो कि था कि ऑन क्रॉसिंग अ टॉल एंड अ शॉर्ट पी प्लांट क्रॉसिंग, ठीक है, मेंडल ऑब्टेन्ड F1 जनरेशन इन विच द फॉलोइंग पी प्लांट वर टॉल, ठीक है, तो ये पूछा था उसने पहले वाले में। तो देखिए यहाँ पर जो पी प्लांट है, जो क्रॉस एनालिसिस, similar to the parent generation, no, F1 generation plant are not the same as the tall parent generation plant। एक आंसर तो इसमें ये था कि are these plant exactly same, ठीक है, तो नो आंसर जाना था। फिर पूछा था उसने ये although they appear tall like the parents they differ in their genetic makeup, ठीक है। फिर इसके बी पार्ट में सेकंड में पूछा था गिव द परसेंटेज, तो परसेंटेज जब आपसे सेकंड में पूछी थी, ठीक है, F1 जनरेशन की ऑल प्लांट में, तो वो 25 थी, किधर को गई भाई, मैंने ये यहाँ, यहाँ पर आपका 25 आ जाएगा, वो पूरी डिटेल लिखी हुई है, उतनी डिटेल आप आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि उतनी देते हैं उससे बच्चे कम ही लिखते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा भी लिख देते हैं, वो पूरी डिटेल ही लिख डालते हैं। तो सेकंड का था आपका जो है गिव द परसेंटेज, तो परसेंटेज थी आपकी 25। फिर पूछा था सी पार्ट में रेशो, किसके बीच में पूछा था रेशो, रेशो था भाई टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी इन F2 में। तो यहाँ पर जो रेशो होता है वो 3:1 होता है। और वैसे भी ये 10th का बहुत फेमस क्वेश्चन, हालांकि 3 पार्ट किसके होंगे वो भी लिख दिए, कुछ बच्चे लिखेंगे भी, मैंने भी लिखे हैं कि किस तरह से किसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, किस डोमिनेंट के 3 हैं, किसके 1 हैं। हालांकि अगर किसी बच्चे ने सिंपल रेशो लिख दिया होगा ना बच्चों, तो वो भी गलत, मैं फिर बोल रहा हूँ। फिर था आपका 31 क्वेश्चन केमिस्ट्री, इसमें आपको उसने क्या रखा था कि कॉमन नेम बताना है केमिकल का, और उसने केमिकल लिख रखा था आपका ये वाला, ठीक है, तो आप जानते हैं ये पीओपी है, इसका केमिकल नेम प्लस, और जो इसका वो सॉरी उल्टे लिख दिए भाई बच्चों ने, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, कॉमन नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस है,
और केमिकल नेम जो है इसका वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ठीक है यार, आप मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, इतना ध्यान रखिए। उसने फिर इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की सीधे सीधे क्या करना था, वाटर से रिएक्ट, मतलब वाटर को हीट करना था तो बन जाएगा, और वाटर अगर इससे रिएक्ट करेगा तो वापस जिप्सम बन जाएगा। ये जिप्सम है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उधर ये जिप्सम है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, दोनों इक्वेशन अपोजिट होती हैं। ठीक, बड़े आराम से लिख देना, ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान, ठीक, तो थोड़ा ध्यान रखना, आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 में जी। 32 में आपसे पूछा था ये कि बच्चों एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम द प्रोसेस रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन है उसमें सेल थी वो भी पूछी थी, तो रीजनरेटिव सेल्स है, ठीक है। और आपको जो है ये इसका पूरा लिख करके डिटेल कैसे होती है ये फिगर भी बना करके दिखाना था, जो कि आपकी एनसीईआरटी का ही फिगर है। बायो का क्वेश्चन है तो आपको पता है बायो तो थ्योरी में बहुत ज़्यादा चलती है, तो वैसे ही है। इसमें ओ आर भी दिया था और करके बी में। इसमें पूछा था कि लिस्ट टू रोल्स, एक तो पूछा था आपका सेमी वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड के, तो यहाँ पर लिखा है सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म एंड आल्सो मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजी। सेकंड क्वेश्चन में पूछा था आपसे ओविडक्ट। तो ओविडक्ट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज एग्स फ्रॉम द ओवरी टू द यू, ठीक है। फिर पूछा था टेस्टीज थर्ड में, तो टेस्टीज में फर्स्ट ये है कि इट प्रोड्यूस स्पर्म, हाँ स्पर्मेटोजोआ एंड मेल गैमेट्स। सेकंड ये है सिंथेसाइज टेस्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपके इसके आंसर थे। मैंने पूरे आंसर लिखे हैं, इसलिए बोलने के साथ साथ लिखे भी हैं। आप इसको चाहे तो टेलीग्राम, इसी नाम से टेलीग्राम है, वहां से इसको देख भी सकते हैं, मैं डाल दूंगा वीडियो के बाद आराम से भी, ठीक है। अगर कहीं डाउट होगा तो पूरा लिखा हुआ है। 33 तो एक जनरल क्वेश्चन था, ये तो मतलब समझ लो तुम्हें 3 नंबर कॉमन ही दिए गए थे। कहा था डिफरेंशिएट करके दिखा दीजिए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो हैं जो कुछ समय बाद खुद डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे लीव्स होती हैं आपकी प्लांट की ये। और जो बायोडिग्रेड नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वो लॉन्ग टाइम तक अर्थ पर पड़े रहते हैं, जैसे पॉलीथीन। तो इसी के बारे में लिखना था, ठीक है। फिर कहा था कि जो है इन राइट एनी टू हार्मफुल इफेक्ट कॉज दीज वेस्ट, फर्टिलिटी कम कर देते हैं सॉइल की, ठीक है। तो बहुत लंबे समय में कुछ का कुछ जो भी बच्चे लिखेंगे इसके बारे में, क्योंकि एक दो हार्मफुल है तो एक या दो तो हार्मफुल इफेक्ट है नहीं, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं। जोन सा भी आपने लिख दिया होगा वही इसका हो जाएगा, मैंने इसलिए इसमें लिखे भी, बस ये बता दिया कि क्या बायोडिग्रेडेबल है क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। 34 में अगर हम चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में कहा था डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क इज द pathway that a reflex takes in the body. Reflex arc function in order to maintain a balanced and stable position. Reflex arc start when a sensory receptors picks up external, देखो देखिए यहाँ फिगर से समझा दिया, मतलब तुमने लिखा भी होगा इसी तरह से लेकर के। मान लो मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को क्या किया, टच किया, तो पहले टच करूंगा तो क्या होगा, तो सेंसरी मतलब रिफ्लेक्स होगी, पेन रिसेप्टर से स्किन्स, तो यहाँ पर कहाँ तक जाती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है और वापस भी आती है। इसीलिए इसको जो है पूरा बना के बना के तो खैर क्या दिखाया होगा आपने, अगर एक हिंट्स भी दे दिया होगा जैसे मैंने ऊपर थ्योरी लिखी वैसे भी। फिर सेकंड पार्ट में आपसे पूछा था उसने कि नेम द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन। तो ये है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलिए इसी के नाम पर एक आपका हाईवे भी बना हुआ है, वो भी यही काम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये भी पूछा था बच्चों कि जो है इसमें व्हाट आर टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस, ये भी लिखने थे, ठीक है। फिर ये छुई मुई के पौधे में पूछा था कि अगर हम इसको टच करते हैं तो मतलब इसके जो सिकुड़ जाता है ये क्या है, तो इसमें आपको लिखना था कि आर टच एक्स एज द स्टिमुलस, हमारा जो टचिंग है वो किसकी तरह वर्क करता है उसमें, for the plant and it closes its leaves in returns. Some chemicals क्या होते हैं released होते हैं from stem when we touch the plant. These chemicals force water to move out of the cells leading to the loss of turgor pressures और लीव क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये आपको दिखाना था, वैसे तो खैर एनसीईआरटी में ये आपका दिया भी है, ठीक है।
और एक बुक प्राइवेट, मैं नाम दूंगा उसका, फिर उन्हें बुरा लग जाएगा। तो उसमें तो बहुत अच्छे से समझाया भी था। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन था? सेकंड पार्ट था कि डिफाइन जियोट्रोपिज्म इन प्लांट। देखो, इसे हमने फिगर से भी दिखाया है, एक निगेटिव और पॉजिटिव भी दिखाया है। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन द रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। इफ प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इट इज कॉल्ड पॉजिटिव। इफ प्लांट पार्ट्स मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इट इज निगेटिव। ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है, ये अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी, यहाँ फिगर में देखेंगे ये ग्रेविटी के अपोजिट है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से हम पॉजिटिव और निगेटिव में इसको लेते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी, है ना। 35 क्वेश्चन है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो बच्चे जानते हैं टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इंटरेक्ट एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन। और इसमें कहा था केमिकल चेंज, तो अगर मान लो कोई आपका जैसे क्या है KMnO4 है, अगर मैं उसमें क्या करूँ, जो है KMnO4 में क्या डाल दूँ, H2SO4 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दूँ तो डिकलराइज हो जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं। या फेरिक ऑक्साइड जो कि आपका फेरस सल्फेट है, इसका कलर चेंज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, बहुत सारे हैं ऐसे, कोई से भी लिख सकते हैं। ठीक है। और उसने कहा था फिर चेंज इन टेम्परेचर, तो बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जब उन दो को मिक्स करते हैं तो रिएक्शन क्या होती है, या तो एंडोथर्मिक होती है या तो एक्सोथर्मिक होती है ना। जैसे आप अगर शुगर को क्या करेंगे, वाटर में डाल देंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो भी आपने इसका वो आपका सही है। देखो मैंने लिख भी दिया, एनी अदर एग्जाम्पल ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ऐसी बोर्ड भी लिख के देगा आपको, चाहे आप बाद में जब बोर्ड की मार्किंग स्कीम आएगी उसको भी देख सकते हैं, वैसे ही बनाते हैं। कोई ये नहीं कि बस हाँ नहीं हमारा ही जो है सही है और सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। डिफाइन कंपोजिशन रिएक्शन, तो कंपोजिशन रिएक्शन में आपसे सीधे पूछा था उसने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर दिखाना था H2O को H2 और O2 में देख करके। सिल्वर ब्रोमाइड को दिखाना था, सिल्वर ब्रोमाइड से सिल्वर ये सनलाइट के प्रति। ठीक है, दोनों की दोनों रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी एक्टिविटी से डायरेक्ट पूछी। ये हल्का क्वेश्चन था अगर इसकी बात करूं तो। स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये फिगर बना दिया होगा बच्चे ने, काम चल जाएगा। अच्छा, इसी में न्यूमेरिकल भी पूछा था 3 नंबर में, और इस न्यूमेरिकल में आपसे कहा था डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन प्लेस्ड, फोकस्ड इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन इट, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू v की आई थी वो 30 आएगी, जो मैग्नीफाइड एम आई की वैल्यू वो आपकी -2 आएगी, और जो यहाँ पर इमेज की हाइट आएगी वो -10 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर? ओके, आप पुट कर लेना आराम से, मैंने रख दी है ज़्यादा इसलिए दिखा भी दिया आपको रख कर कौन कौन सी वैल्यू कितनी आएंगी। आंसर ही आप ज़्यादातर चेक। इसका जो और पार्ट था उसमें रिफ्रैक्शन पूछा था, तो रिफ्रैक्शन आप जानते ही हैं, ये फिगर जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है बेंट, अगर मीडियम अलग अलग है, दूर भी हट जाती है, अगर इधर से इधर जाएगी तो ऐसा लिख करके बनाना था। रे डायग्राम भी बनाना था स्लैब का पूरा प्रेजेंट करके, ये रहा ऐसा वाला, ये भी था इसमें दिमाग्स में। और इसमें कहा था हाउ इमर्स रे रिलेटेड टू द इंसिडेंट रे मार्क लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन द डायग्राम, पूरा पूछा था बढ़िया से करके। तो जिस पूरा बढ़िया से सब चीज लिखी होंगी है उसका ही सही जाएगा। और ये क्वेश्चंस फिर से देखो, बहुत बढ़िया बड़ा सा क्वेश्चन था फिजिक्स में, इजी भी था। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट मालूम होंगे, और टफ भी था अगर कॉन्सेप्ट मालूम होंगे। इसमें क्या कर रखा है उसने, टोटल रेजिस्टेंस पूछा है। तो टोटल रेजिस्टेंस में मैं हिंट्स दे दूं, 4 6 10 हो जाएगा, 16 26 हो जाएगा। और जब यहाँ आप जोड़ोगे, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस ए से बी के बीच में पूछा था फर्स्ट पार्ट में, कभी आप टोटल ए से बी के पार्ट में ये तीन जुड़े हुए थे, ये तीनों का 26 आएगा। लेकिन अगर ऑल सर्किट का करें, देखो मैंने यहाँ रखा हुआ ऑल सर्किट का 30 आएगा। क्यों आएगा 30, आपको अपने पेपर में मालूम होगा, यहाँ 8 8 लिखा हुआ था। तो जब हम इसका निकालेंगे तो ये 4 ओम आएगा इन दोनों के बीच में। वो भी पूछा था कि टोटल रेजिस्टेंस बी एंड सी में कितना होगा, तो वो 4 ओम था। तो 26 और 4 कितना हो गया, 30। फिर उसने करंट पूछा, हमने आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर लगा दिया। वी हमारा 6 था, वोल्ट की बैटरी लगाई थी, ऑन कर दी, ये लिखा था उसने। तो हमारा इतने ओम जो है, ओ इतने एम्पियर, सॉरी ओम लिख रखा है करंट में, एम्पियर आएगा, इतने एम्पियर करंट आपका आएगा। इसी सी पार्ट का एक और दिया था जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मस्त था।
देखो इसमें उसने क्या कहा था, ठीक है, इस फिगर में, यार मैं एक काम करूँ बच्चों, तो मैं फिगर से ही समझा दूँ इसको, तो कुछ सेकंड का आप यहाँ वेट करिए, के लिए मुझे पेपर पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं पेपर में थोड़ा समझा दूँ तो आपको और मस्त रहेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया, समझने लायक, ठीक है। ये था बच्चों, है ना। तो यहाँ पर उसने पहले तो इनके बीच में पूछा था टोटल रेजिस्टेंस, जोड़ देना था सब। फिर पूछा, मान लो अगर यहाँ से यहाँ का है तो ये इसके लिए लगाना था V इज इक्वल टू आई आर के लिए, और इन दोनों का अगर करेंगे तो कितना आएगा, 4 ओम आएगा। कितना आएगा, 4 ओम आएगा, ठीक है। क्योंकि सेम है, दोनों 8 8 ही हैं, तो सीधे क्या लगा दिया, R अपॉन N, रेजिस्टेंस 8 नंबर है 2, तो 4 ओम आ गया। यही तो करते हैं इसको। ओके, चलिए जी, लगा दिया। अब ये पार्ट था देखो इसका, इसलिए पढ़वा रहा था मैं, क्योंकि वहीं पहुंच, इसने कहा था कि जो ऊपर का सर्किट है उसमें 16 ओम और 8 ओम के रेजिस्टेंस में हैव मोर पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस किस में ज्यादा होगा, ठीक है। 16 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा या इन 8 ओम वालों में। देखो इसमें हम जो करते हैं, इनमें लगाते हैं हम अपना फॉर्मूला कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अब देखो यहाँ करंट तो रहेगी सेम, तो करंट तो कर दो इंडिपेंडेंट, यानी V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा R। अब R कौन सा ज्यादा है इन दोनों में से, ये है 16 ओम, और इनका तो मिला के कितना बनेगा, 4 ओम। तो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो इसका आंसर हो जाता है 16 ओम। लेकिन सॉल्व कैसे करना था वो मैंने आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, सॉल्व मैंने किया भी है और आपको समझा भी दिया है। सॉल्व यही करना था, वी आई आर, ठीक है, रिमेन सेम, 16 ओम है हाईएस्ट पोटेंशियल। क्यों है, क्योंकि उसने ये भी कहा था कि आप अपने आंसर को जस्टिफाई भी करेंगे, केवल 16 ओम लिख के नहीं भागेंगे। क्यों है, तो पूरा बताएंगे कैसे कैसे डिपेंड करता है। तो अब पहुंचते हैं हम 38 नंबर पर, ठीक है। बहुत जल्दी से भाई हमने कवर किया है बच्चों, अभी मैंने देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग टाइम सिर्फ 27 मिनट हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है पूरे पेपर में, ठीक है। 38 में पूछा था, इसने 3 मेटल दिए थे बच्चों, मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम था, आयरन था, और यही तीनों इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी जिसमें दे रखे हैं। बहुत आसान हो गया। तो सबसे पहले उसने पूछा था, तो मैग्नीशियम आ जाएगा ए में, एल्युमिनियम डू नॉट रिएक्ट विद HCl बिकॉज इट फॉर्म्स लेयर ऑफ क्या, कोरोजन, ठीक है। तो इतनी जल्दी से नहीं करेगा। ठीक, यहाँ कहा था उसने कि क्या है तीसरे पार्ट में कि विच मेटल, वाई हाइड्रोजन गैस डू नॉट इन्वॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या कर लेगा, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर देगा। ये तो इतना फेमस क्वेश्चन है 10th का, यानी कितने तो PYQ में होगा ये अब तक, ठीक है। फिर उसने कहा था तीसरे के ही और पार्ट में कि इनमें से एक्स और वाई मेटल बता दो, इनकी रिएक्टिविटी के बेस पे कौन आएंगे। तो देखो रिएक्टिविटी मैंने बोला सीधे लिखी हुई है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम आयरन, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स मैग्नीशियम, वाई आपका कौन बन जाएगा, वाई आपका एल्युमिनियम बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका 4 नंबर में, क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। लास्ट था 39, ये बायोलॉजी से था, ये भी आपकी केस स्टडी टाइप वाला क्वेश्चन था। और इसमें आपसे उसने पूछा था कि नेम द आर्टरीज दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये आपकी रेनल आर्टरीज, ठीक है, ग्लोमेरुली और यूरिनरी ब्लडर। मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ, चाहे आप देख लेना। और नर्वस कंट्रोल है, और सी वाले में थोड़ा सा लंबा था, ठीक है। तो ये आपका सी वाला आंसर था इसका। सी में और पार्ट भी था कि विच पार्ट इज नेफ्रॉन डज सेलेक्टिव, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। तो यहाँ पर और वाले पार्ट का आंसर ये था कि जो डिस्टल ट्यूबल होती हैं वो डिपेंड्स करती हैं इस पर। तो ये बायोलॉजी वाले आंसर भी यहाँ पर आपके 39 के 39 क्वेश्चन फिनिश थे। फिर से बता रहा हूँ, सेट था 31/4/3, ठीक है। इधर उधर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि टेस्ट कभी आप किसी दूसरे सेट से मिलाएं और कंफ्यूजन में रहें। ओके, थैंक यू वेरी